वे विश्व की 80% जो जीडीपी है वो सिर्फ ये G20 के मेंबर्स के बीच में शेयर है। विश्व का जो 75% व्यापार है वो ये G20 के नेशंस करते हैं। विश्व की 2/3 जो जनसंख्या है वो इन G20 कंट्रीज में रहती है और विश्व का जो 60% भूभाग है वो इन G20 कंट्रीज के बीच में शेयर है। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपको लगता है कि विश्व की 80% जीडीपी, 75% इंटरनेशनल ट्रेड, 2/3 पॉपुलेशन और 60% लैंड मास रखने वाले ये देश जब भारत आएंगे तो भारत में क्या ढूंढेंगे, भारत उन्हें क्या देगा। तो हमने इतने प्रेम से इतना कुछ सुना कि भारत ने विश्व को इतना कुछ दिया है। मुझे मेरे परिचय में ऐसा बताया गया कि कभी किसी मीडिया हाउस ने 21वीं सदी का विवेकानंद कहा, वो एक भाषण था विवेकानंद मेमोरियल में बड़ौदा में, उसके पश्चात किसी ने लिख दिया मैं स्वामी जी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। ये पहले मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं स्वामी जी को कोट करना चाहता हूं। 125 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद ने शायद इस G20 की अध्यक्षता को भी ध्यान में रखते हुए कहा होगा। उन्होंने कहा था ईच नेशन हैज अ मिशन इन द वर्ल्ड, इंडियाज मिशन इज टू गाइड ह्यूमैनिटी। ये स्पष्ट शब्दों में स्वामी जी ने रखा, क्योंकि अगर आप भारत के बारे में सोचते हैं तो भारत कोई भौगोलिक विस्तार परियोजना नहीं है, भारत एक वैचारिक विस्तार परियोजना है। और वो विस्तार परियोजना किसी और लक्ष्य से नहीं है, किसी और मंशा से नहीं है। वो इस कारण है क्योंकि जगत का कल्याण हम भारत के विचार से कर सकते हैं। मैं 2-3 छोटी कहानियां आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली कहानी उन सभी लोगों के लिए रखना चाहता हूं जो आज भारत में कुछ स्थिति परिस्थिति, कुछ चर्चा परिचर्चा को देख और सुनकर सोचते होंगे कि ठीक है, आने वाले समय में हम किस प्रकार से और आगे बढ़ सकते हैं, कि ढेर सारे जो देश आएंगे वो बड़े विकसित देश होंगे, वहां औद्योगिकरण तेजी से हुआ है, हम आज भी विकासशील देश हैं। तो हमारे मन में ये चिंता हो सकती है, संशय हो सकता है कि ठीक है G20 की अध्यक्षता तो हम कर रहे हैं, पर क्या सही में हम अगले 5 साल में, अगले 10 साल में इस रूप से और विराट रूप से विश्व के सामने आएंगे। तो मैं आपको, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया है, परीक्षा के समय बोला गया बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, हम सुनना चाहते हैं। तो क्रिकेट टीम में किसी बैट्समैन के ऊपर जब प्रेशर डाल दिया जाता है तो जल्दी आउट होने लग जाता है। तो मैंने सोचा मैं क्रिकेट की एक कहानी बोलकर बात शुरू करूं। आज भारत में एक ऐसी स्थिति है कि गली में भी कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है तो हम मानकर चलते हैं कि कुछ नहीं तो IPL वगैरह तो खेल लेगा और एक दिन में कुछ नहीं तो मैच भी उसे 1 लाख रुपए ऐसे मिल जाएगी। 1983 में जब भारत में क्रिकेट का एक प्रकार से स्वाभिमान के साथ उदय हुआ, जब भारत की क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता, तो देश में उनके लौटने के बाद एक ऐसी चर्चा हुई कि इन सारे क्रिकेटर्स को कुछ हमें पारितोषिक देना चाहिए, कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए, कुछ कैश प्राइज देना चाहिए। भारत उस समय 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता था, पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे नहीं थे कि वो जो हर एक क्रिकेटर जीत कर आया है वो वर्ल्ड कप, उसे किसी भी प्रकार का कोई पुरस्कार दे सके। हम नेतृत्व की बात करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मंच पर आसीन हैं, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम साई जी आसीन हैं, जिनके कारण मैं आज आ पाया। विद्यार्थी परिषद जो नेतृत्व की बात करता है, छात्र शक्ति की बात करता है, उसमें नेतृत्व की परिभाषा में एक बात रखते हैं, नेतृत्व सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व नहीं होता है, नेतृत्व सिर्फ पद प्राप्ति के बाद नहीं होता है, नेतृत्व वह भी होता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों में बार बार कहा, बी एंड मेक। आप कुछ करना चाहते हैं, किसी और को करने में मदद करते हैं, तो अगर एक 5 साल का बच्चा अगर एक 2 साल के बच्चे को चलने में मदद करता है तो वो एक नेता है। अगर एक 15 साल का बच्चा जो बहुत गणित नहीं जानता, विज्ञान नहीं जानता, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा कोई भी भाषा में लिख सकता है, अगर किसी विधवा माँ के लिए वो एक विडो पेंशन कार्ड के लिए एक आवेदन पत्र लिखता है तो वो एक नेता है। हर एक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप जाकर नेतृत्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कलाम साहब के नाम पर जो विश्वविद्यालय है वहां उसी नेतृत्व के लिए तैयार किया जा रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर नेतृत्व प्रदान करेंगे। जब भारतीय क्रिकेट टीम को 1983 वर्ल्ड कप के बाद कोई भी पारितोषिक देने के लिए, कोई भी कैश रिवॉर्ड देने के लिए किसी भी प्रकार की योजना और संसाधन नहीं थे, तो संगीत के क्षेत्र से एक नेतृत्व आया। लता मंगेशकर ने तय किया कि वो भारत में एक कॉन्सर्ट करेगी और उसके लिए 1 पैसे नहीं लेंगे, और टिकट की बिक्री से जितने पैसे आएंगे उससे हम भारतीय खिलाड़ियों को पुरस्कार देंगे। उस समय 20 लाख रुपए आए
और उस 20 लाख रुपए से हमने भारत के विश्व विजेता खिलाड़ियों को रिवॉर्ड्स दिए। आज 40 वर्ष के बाद पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हमारी एक ऐसी स्थिति है, रवीश राजा ने कहा, हमारी एक ऐसी स्थिति है कि अगर भारत तय कर दे कि कल से पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेलेगा तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि भारत का पूरा कंट्रोल है, पूरा नियंत्रण खेल जगत का आज भारत के पास है। 40 वर्षों में ऐसा कैसे हो गया कि एक खेल जो अंग्रेजों ने हमारे देश में लेकर आने का काम किया, एक खेल जिसमें तेज गेंदबाज वेस्ट इंडीज से होते थे और अच्छे बल्लेबाज इंग्लैंड से होते थे, वहां भारत के सामान्य परिवारों से आने वाले लड़कों ने मिलकर के विश्व कप जीत लिया। जहां जब कैश रिवॉर्ड नहीं जुट पाया तो एक गायिका ने कहा कि मैं एक कॉन्सर्ट करती हूं, जितने पैसे आएंगे उसे हम कैश रिवॉर्ड दे देंगे। आज 40 वर्ष बाद एक ऐसी स्थिति हुई कि भारत में हमने ऐसे अच्छे क्रिकेटर्स तैयार किए, पूरे विश्व में सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं, हमने आई टेलीविजन रेटिंग सबसे ऊपर गई, सबसे ज्यादा पैसे आए क्रिकेट में और हम सबसे शक्तिशाली क्रिकेट बोर्ड हो गए। मुझे लगता है कि क्रिकेट की कहानी से हम भारत की कहानी भी उद्धृत कर सकते हैं। अगर आपके पास जनसंख्या सबसे ज्यादा है, अगर आपके पास युवा सबसे ज्यादा है, परिश्रमी लोग, त्यागी लोग, मेधावी लोग, समर्पण वाले लोग सबसे ज्यादा है, तो आप विश्व का नेतृत्व करेंगे, कोई और नहीं करेगा। और इसी कारण जब G20 की अध्यक्षता भारत करता है तो ये विचार हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए। हो सकता है कुछ ऐसे देश के राष्ट्राध्यक्ष आए जिनके यहाँ साइंस की लैबोरेटरीज अच्छी होंगी, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके यहाँ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस अच्छे होंगे, कुछ के यहाँ तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी बहुत अच्छा होगा, परंतु भारत जो विश्व को दे सकता है वो स्वामी जी का वो जो वाक्य है कि इंडिया मिशन इन द वर्ल्ड इज टू गाइड ह्यूमैनिटी, वो जिंदा होकर आता है। वो क्यों है? क्योंकि जब विश्व में अच्छे विश्वविद्यालयों में हमारे देश के लोग भी पढ़ने जा रहे थे, विश्व की जो सबसे अच्छी प्रखर पीढ़ी थी, जब यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ रही थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, मिडिल टेम्पल कॉलेज में पढ़ रही थी, तो भारत ने भी अपने बेटे भेजे। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ने गए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, सरदार पटेल मिडिल टेम्पल कॉलेज पढ़ने गए। और हम कह सकते हैं कि वे अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़े, इस कारण वो इतने बड़े राष्ट्र नायक निकले। परंतु तभी हम प्रश्न मन में आता है कि गांधी के साथ, अंबेडकर के साथ, पटेल के साथ तो सैकड़ों हजारों बच्चों ने पढ़ाई की होगी ऐसे ही विश्वविद्यालयों में, एक अंबेडकर, एक पटेल, एक गांधी, ऐसे लोग क्यों निकले? उसका कारण है कि भारत का युवा अपनी जो शिक्षा की यात्रा है, अपनी जो निजी यात्रा है, वो उसे राष्ट्र की यात्रा से जोड़ पाता है। इन लोगों ने उस समय देखा कि हमारे देश में जो बाहर से लोग आए हैं वो हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हमें चलना है। कोलोनाइज सिविलाइज की मानसिकता लेकर आए लोग हमें सभ्यता सिखाने आए थे। तो भारत की उस युवा पीढ़ी को लगा कि हमने जितनी भी शिक्षा प्राप्त की है, जितनी भी हमारे अंदर शक्ति होगी, हम उसे पूरी तरह से झोंक देंगे कि हम भारत को स्वतंत्र कर सके। भारत को हमने राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाई, राजनीतिक स्वाधीनता दिलाई। उसके ठीक बाद की जो पीढ़ी है, मैं उसमें एक दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। 1947, 1948 में आप में से ढेर सारे विज्ञान के विद्यार्थी यहाँ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से एक लड़का PhD कर भारत आता है और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री को जाकर कहता है कि सोवियत रूस और अमेरिका ही सिर्फ अंतरिक्ष पर अपनी दादागिरी नहीं रखेंगे, भारत भी अपनी अंतरिक्ष परियोजना शुरू कर सकता है। और आज उस कारण, एक बच्चे की शिक्षा के कारण और उसके साथ जो टोली, जो समूह लगा, उस कारण भारत आज अपनी अंतरिक्ष परियोजनाएं, हॉलीवुड अपनी अंतरिक्ष की मूवीज जितने पैसे में बनाता है उसकी 1/4 में भारत अपनी अंतरिक्ष परियोजनाएं चलाता है। यह भारत की शिक्षा से 1948 में जब अंग्रेज हमें छोड़कर गए थे, उस समय भारत में दुग्ध उत्पादन की स्थिति ऐसी थी कि हम अपनी बढ़ती आबादी को, अपने बच्चों को दूध नहीं मुहैया करा पाते थे। एक बच्चा डेयरी टेक्नोलॉजी में पढ़कर आता है मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से और गुजरात में जाकर वो त्रिभुवन दास पटेल नाम के एक व्यक्ति से मिलता है और दोनों मिलकर 1 बिलियन लीटर आइडिया पर काम करना प्रारंभ करते हैं। 50 वर्ष तक वो उस आइडिया पर काम करते हैं और उसके बाद 1998 में उसी अमेरिका को जिसे छोड़कर वर्गीस कुरियन लौटे थे, वो अमेरिका को द्वितीय स्थान पर डालकर भारत विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक बन जाता है। जापान की यात्रा करने गए हुए एक सिविल अभियंता ने जापान में जब पहली बार मेट्रो का मैप देखा तो उसने सोचा कि भारत में जब हम इस पे काम करेंगे तो हम किस प्रकार से इस पर आगे बढ़ सकते हैं। उस पर एक भी अक्षर अंग्रेजी में नहीं लिखे थे, हिंदी में नहीं लिखे थे। वो जापानी में लिखा हुआ एक मैप लेकर भारत आता है और उसने 30 वर्ष की आयु में पंबन ब्रिज
जो कि टूट गया था। आप में से ढेर सारे लोग अभियंता होंगे। 30 वर्ष की आयु का एक सिविल इंजीनियर, उसे एक काम मिला 1962-1963 में। रामेश्वरम की महत्ता है भारत में। रामेश्वरम का संपर्क भारत से टूट गया जब एक साइक्लोन आया और पंबन ब्रिज टूटकर गिर गया। तो सारे अलग अलग अभियंताओं को काम दिया गया कि भाई हमें पंबन ब्रिज को जोड़ना है, रामेश्वरम को वापस भारत के संपर्क में लाना है। यह काम कौन करेगा? जब सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए तो एक 30 साल का सिविल अभियंता, उसने वह काम किया और उसके पास सिर्फ 180 दिन थे। रामेश्वरम हमारे लिए महत्ता का विषय है, हमारे लिए आस्था का नगर है, हर प्रकार से उसकी महत्ताएं हैं। जब भारत की संसद में सवाल पूछा जा रहा था कि रामेश्वरम को हम कब तक जोड़ पाएंगे, तो जो जवाब दे रहे थे उन्हें मालूम भी नहीं था कि लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला कि कुछ दिन में ये काम हो जाना चाहिए। 180 दिन मिले थे ई श्रीधरन को और 46 दिन में उन्होंने पंबन ब्रिज को वापस जोड़ दिया। रामेश्वरम भारत से पूरा संपर्क में था। उस ई श्रीधरन ने आगे जाकर भारत में कोंकण रेलवे बनाई, दिल्ली मेट्रो तय किया, जो जापानी मैप की मैं बात कर रहा हूं उस पर उन्होंने काम किया। ई श्रीधरन के जीवन पर जब एक पुस्तक लिखी गई तो उस पुस्तक का नाम ई श्रीधरन नहीं रखा गया, उस पुस्तक का नाम द मेट्रो मैन नहीं रखा गया, उस पुस्तक का नाम द सिविल इंजीनियर नहीं रखा गया, उस पुस्तक का नाम द कर्मयोगी रखा गया। वर्गीस कुरियन ने 50 वर्षों तक भारत के 9 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, परंतु उनके पास जो सबसे महंगी चीज थी वो उनके पोते के द्वारा दिया हुआ एक घड़ी था। मैं अगर कुरियन की बात, श्रीधरन की बात, विक्रम साराभाई की बात यहां इस मंच से कर रहा हूं तो इस कारण कर रहा हूं कि एक यात्रा है जिसकी चेष्टा विश्व के सारे राष्ट्र करने का प्रयास करते हैं। वो शिक्षा में हो सकती है, समृद्धि में हो सकती है, समरसता में हो सकती है, पर भारत जब उस यात्रा को तय करता है तो विश्व के लिए मार्गदर्शन करता है, विश्व के लिए एक उदाहरण बन जाता है। दुनिया भर में हम देखते हैं मार्क जकरबर्ग एक जैसा कपड़ा पहनते हैं, स्टीव जॉब्स एक जैसा कपड़ा पहनते हैं। अगर मैं कह सकूं तो मैं भी रोज दिन एक ही जैसा कपड़ा पहनता हूं, परंतु ये स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग ने सैन फ्रांसिस्को से नहीं सिखाया था। हमारे सन्यासियों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे मनीषियों ने हजारों वर्षों से भारत में हमें यह सिखाया कि भाई ये थोड़ा जो झंझट है हम रोज नए नए चमकीले वस्त्र पहनने का, इसे छोड़कर हम काम में लग सकते हैं। भारत ने विश्व का जो वैचारिक नेतृत्व किया है, भारत ने विश्व का जो वैचारिक संपोषण किया है वो महत्वपूर्ण है। और इस कारण जब G20 की अध्यक्षता भारत करेगा तो हमें जो भारत का विचार है उसको लेकर युवा होने के नाते अलग अलग क्षेत्र में लिखना चाहिए कि जब भारतीय लोगों ने किसी भी क्षेत्र में काम किया तो किस प्रकार से किया। जब हम दिल्ली मेट्रो की बात करते हैं तो फोर्ब्स मैगजीन ने ई श्रीधरन को इंटरव्यू किया और उन्हें कहा कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भारत में बना, ये समय से पहले बना, पैसे जो बचे थे वो आपने वापस कर दिए, ये तो विश्व में एक मिसाल है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और ये पंक्चुअल है, दिस है, दैट है, अलग अलग तरह की बात इंटरव्यूअर कह रहे थे। ई श्रीधरन ने उन्हें रोका और उन्हें कहा चीपेस्ट है। हम जब इसे बना रहे थे तो हम उस माँ की कल्पना कर रहे थे जो दूर कहीं पर सब्जी बेचती हो, जो कि कम पैसे में उस जगह से निकलकर दूसरे जगह तक जाकर सब्जी बेच पाए, वापस शाम को अपने बच्चे से मिल पाए और उन्हें जो कमाई हुई हो उसी में से कम पैसे में ये काम हो सके। हम जब सोचते हैं कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं तो जो लक्ष्य प्राप्ति है वो अच्छे से होती है और जो परिणाम आते हैं वो पूरे विश्व के सामने होते हैं। G20 के लिए भारत ने वह मकसद विश्व के सामने पहले ही रख दिया है। हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात पहले ही कर दी है, हमने वन अर्थ वन फैमिली की बात जो कही है वो पहले ही रख दी है। अब हम सबकी भागीदारी, और सबसे सुंदर चीज यह है भारत में एक सत्ता परिवर्तन के बाद हमने क्या किया, जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है पद्मा अवार्ड, उसको हमने कहा पीपल्स पद्मा। ये एक बहुत बड़ी चीज थी। छोटे छोटे जगहों से आने वाले लोग जिन्हें शायद आप कभी नहीं देख पाते, वो भी भारत के राष्ट्रीय पटल पर आए और उनसे आज लोग प्रेरणा लेते हैं। उन्हें पुरस्कृत कर हम सभी लोग मानते हैं कि हम अपना सम्मान कर रहे हैं उनका सम्मान करके। ठीक उसी तरह इतने सारे देशों ने G20 की अध्यक्षता की, भारत पहला देश है जो कहता है पीपल्स G20। कल मैं मेरठ में था शाम में और वापस आ रहा था, मुझे मेरे कैब ड्राइवर ने पूछा कि ये G20 के बारे में आप मुझे समझाइए, और मैंने बड़े प्रेम से उसे समझाया। पर इसका कारण यह है,
मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बाकी देशों में G20 हुआ होगा, वहां राष्ट्राध्यक्ष भी आए होंगे, गए होंगे, और हो सकता है जो सुरक्षा कर्मी रहे होंगे, जो वाहन चालक रहे होंगे, उन्हें G20 के दिन भी नहीं मालूम होगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और कौन आए हैं। भारत में 1 साल पहले से कैब चलाने वाले वाहन चालक भी पूछते हैं कि भाई साहब ये G20 हो रहा है, ये क्या है, मुझे समझाइए। ये भारत में जब हम जोड़ देते हैं किसी चीज को पूरे समाज के साथ, तो हमारी भारतीयता जागृत होती है, हमारी राष्ट्रीयता जागृत होती है, हमारी सामूहिकता सामने आती है। इसे ध्यान में रखते हुए जिस भी क्षेत्र में स्टार्टअप की बात होगी G20 में, अनुसंधान की बात होगी G20 में, महिलाओं की बात होगी G20 में, जिस भी क्षेत्र की बात हो उसमें भारत के पास जो सबसे उत्कृष्ट है रखने के लिए, उस पर आपको ब्लॉग लिखना चाहिए, कार्यक्रम करने चाहिए, सामने रखना चाहिए, अपने आइडियाज भेजने चाहिए और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ठीक है मिल्क प्रोडक्शन तुमने भी किया, मिल्क प्रोडक्शन हमने भी किया, उसमें हमने काम किस प्रकार से किया और दुनिया के सामने क्या मिसाल रख दी वो हम सामने रख पाए। तुमने भी मेट्रो बनाए, हमने भी मेट्रो बनाए, हमने जब मेट्रो बनाया तो उसमें आदर्श क्या सामने रखा वो हम सामने रख पाए। तुम्हारे भी वैज्ञानिकों ने मिसाइल बनाया और उसके बाद राष्ट्रपतियों का अपमान हुआ उन मिसाइलों के कारण। हमारे यहाँ जिस वैज्ञानिक ने मिसाइल बनाया उसे हमने सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति बनाया। वो अंतर क्या है भारत के विचार में, भारत के काम में, भारत के मेधाव सत्ता में, ये हम सामने रखते हैं। ये एक स्पष्ट अंतर विश्व भर में आपको मिलेगा। मैंने दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की, कुछ भारतीय कहानियां कहने पर, कुछ भारतीय उदाहरण रखने पर नहीं समझ में आता है लोगों को कि ऐसा भी हो सकता है क्या, कोई बिना पारिश्रमिक लिए, कोई बिना सैलरी के काम कर सकता है क्या, कोई परिवार छोड़कर पूरे जीवन भर समाज में लग सकता है क्या। ऐसी कल्पनाएं विश्व में नहीं होती है तो उसके पीछे कोई खराब डिजाइन होता है। इस कारण भारत को विशिष्ट रूप से भारत की सबसे उत्कृष्ट चीजें